नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 23 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमजदा है। बार बार जहन में सवाल उठ रहे हैं कि हमारी चाक चौबंद तैयारियों के बावजूद इतना भारी नुकसान कैसे हो गया। ग्राउंड जीरो पर हालात को जानने और समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बीजापुर के उस टेकलगुड़ा गांव तक पहुंची जहां धोखे से खून की होली खेली गई, जहां मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसके बाद पूरा देश कह उठा कि बस अब और नहीं। देखिए TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद आपको इस नक्सल हमले की एक एक बारीकी समझ में आ जाएगी। चंद सिरफिरों की फितूरी हिंसा की चपेट में आए 23 जवानों को श्रद्धांजलि छत्तीसगढ़ के बासुगुड़ा में दी जा रही थी, लेकिन आंसू पूरे देश की आंखों से बह रहे थे। इन आंसुओं के बीच गमजदा देश बदले की पक्की सौगंध ले रहा था, जिसे आवाज दी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। सवाल है कि आखिर इन इलाकों के भूगोल में ऐसी क्या चुनौती है जो बार बार हमारे चाक चौबंद और काबिल जवानों को मौत के फंदे में फांस लेती है। TV9 भारतवर्ष की टीम छत्तीसगढ़ के जीरम के उन इलाकों के चप्पे चप्पे की जानकारी लेने के इरादे से पहुंची जहां 9 अप्रैल को खून की होली खेली गई। 3 तारीख को हुई घटना के बाद से ही लगातार इस पूरे एरिया के अंदर नक्सल के खिलाफ CRPF, DRG और STF के साथ साथ कोबरा कमांडोज बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। आज TV9 भारतवर्ष की टीम आपको उस लोकेशन पे आई है बासगुंडा में, जहां से ये 168 यूनिट ने ही उन इलाकों में जाके, जीरम में इलाकों में जाके वो सारे ऑपरेशन चलाए। अगर आप देख रहे हो कि लगातार यहाँ पर अभी भी जो जवान है वो इसी तरीके की सर्च पार्टी आती जाती आपको नजर आ रही है। ना सिर्फ आपके नॉर्मली आपके जो पेट्रोलिंग करते हुए जवान फुट पेट्रोलिंग करते हुए, बल्कि बाइक्स पे भी पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ से जवान आपको नजर आ जाएंगे। और अभी ये जवान, अगर आप देखें, एक टुकड़ी यहाँ से जीरम इलाके में जाएगी जहाँ पर 3 तारीख को वो सारी घटना हुई थी, जहाँ से लगातार ये सारे इनकाउंटर्स हुए थे, जहाँ पर करीबन 22 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। आज हमारे साथ देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज, और ये भी जानिए कि आखिरकार ये इलाका इतना ज़्यादा टफ, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग किस वजह से है। इन रास्तों पर चलना मौत को आमंत्रण देने जैसा है। ये इलाका दिखने में भले ही शांत लगता हो, लेकिन यहाँ की सच्चाई अलहदा है। यहाँ की रगों में विकास के खिलाफ विद्रोह का ऐसा खून बहता है जिसका कोई आधार नहीं। नफरत की आग से यहाँ की मिट्टी बार बार लाल होती है। लाल आतंक का साया इस इलाके को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन TV9 भारतवर्ष आगे बढ़ता रहा, जमीनी हकीकत समझने के लिए, यहाँ की सच्चाई देश को बताने के लिए, उस जगह की सच्चाई जहाँ हमारे 23 जवान शहीद हो गए। आप देख रहे हो चारों तरफ आपको ये इलाका वो है जो इंटीरियर है पूरा छत्तीसगढ़ का, और ये इलाका सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर के इलाके की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर ये पूरी घटना हुई। अगर आप देखें इस इलाके की खास बात यह है कि इस इलाके में अगर आपको दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जंगल, घने जंगल हैं, और जो आदिवासी हैं जो लगातार अपने जगहों से आ रहे हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे पैदल चलते हुए। और यही इसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक बात भी, आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि इलाका कितना सुनसान है, लेकिन यही इस इलाके की सबसे बड़ी थ्रेट परसेप्शन है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन रोड्स के अगर आसपास देख रहे हो जहाँ से अक्सर जो सिक्योरिटी फोर्सेज अंदर जाती हैं गांव में, इन्हीं में ये लोग अक्सर नक्सली जो हैं वो
आईडीज़ लगा देते हैं, अटैक करते हैं। और अभी हमारी जो मंजिल है वो 3 तारीख को जो जीरम के अंदर जो हुआ, जो जिस गांव में सारी की सारी वारदात हुई, उस तरफ हम जा रहे हैं और करीबन हमें 1 घंटे से ऊपर का वक्त लगेगा। हम आगे बढ़ते जा रहे थे उस मनहूस जगह की ओर जहां हमारे जवानों का बहा खून अभी सूखा भी नहीं था। ये देखिए कितनी मुश्किल चुनौती में हमारे जवान काम करते हैं। इन्हें यूं ही बाइक पर सवार होकर रोज गश्त करनी होती है। एनकाउंटर वाली जगह की ओर बढ़ते हुए हम तर्रेम पहुंच चुके थे। हम इस समय तर्रेम में पहुंच चुके हैं और तर्रेम के बाद हम पहुंचेंगे उस गांव में जेरम में जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। और अगर आप देखें ये वो आखिरी इलाका है जहां तक सड़कें थोड़ी बहुत ठीक आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा अब सारी जगह सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या फिर ऐसी हैं जहां पर चल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ से कई घंटों का सफ़र करने के बाद हम तर्रेम पहुँचे और तर्रेम के बाद अब हमारी अगला सफ़र होगा जेरम का, जहाँ पर अब हमें सीधे पहुँचना है। यानी वो लोकेशन जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था 3 तारीख को, जहाँ पर करीबन 300 से ऊपर नक्सली पहुँच गए थे उस इलाके में जेरम में। और बताया जाता है कि वही इलाका है जो हिडम्बा का जो बेस है या फिर उसका जो गांव है उसके ठीक करीब है। आज हम आपको सीधे उस तरह लेके जाएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार जब इस टेरेन की बात करते हैं, यहाँ की चैलेंजेस की बात करते हैं, वो आखिरकार किस तरीके की हैं। अभी हम जिस जगह से जा रहे हैं अगर आप देखें अब यहाँ से रोड बेहद ज़्यादा ख़राब आपको नज़र आएगी और यहाँ से चल पाना बेहद मुश्किल भी है। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ से सड़कें जो हैं बिल्कुल ना के बराबर हैं और यहाँ पर आपको धीरे धीरे इसी तरीके से बाइक की मदद से या फिर आपको साइकिल से या फिर आपको पैदल ही जाना पड़ता है। गांव के लोग अक्सर यहाँ से पैदल ही जाते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है या फिर जो फोर्सेस हैं उनको ये बाइक मुहैया है। अगर आप देखें कि सारी तरफ इसी तरीके की सड़कें हैं या फिर जो इलाका है वो इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि अक्सर नक्सली इन्हीं इलाकों के अंदर जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है वहाँ पर आईडी लगा देते हैं या फिर वहाँ पर घात लगा के एम्बुश लगा कर बैठ जाते हैं, ताकि जो भी पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पर आए उसको वो आराम से एम्बुश कर सके या फिर उसको टारगेट कर सके। चलते चलते अचानक पक्की सड़क खत्म हो गई। या तो हम इन कच्ची सड़क से आगे बढ़ सकते थे या फिर लौट जाते। हमने आगे बढ़ने की ठानी। ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल हालात। सोचिए हम यहाँ 1 दिन के लिए थे। हमारे जवान इन्हीं हालात में यहाँ हर दिन सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन सड़कों के नीचे मौत का सामान कहीं भी हो सकता है। आखिरकार हम जीरम गांव पहुंच चुके थे। यह वही बदनाम धरती है जिसने हमारे 23 जवानों को निगल लिया। हम इस समय जेरम गांव में हैं और जेरम गांव में अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको नज़र आएगा कि ये वही गांव है जहां पर नक्सलियों के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ हुई थी और इसी गांव के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भी हुई। अगर आप देखें ये पूरा गांव खाली है, आपको सिर्फ 1 या 2 महिलाएं नज़र आएंगी या फिर बच्चे नज़र आएंगे। इसके अलावा पूरा गाँव खाली है, सिर्फ मवेशी आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ वो आपको लेकर चलें तो आपको दिखाई देगा कि कई ऐसी जगह है यहाँ पर जहाँ पर आपको ये निशान या फिर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि जो फायरिंग हुई थी वो किस तरीके से हुई थी या फिर यहाँ पर जवानों के बीच में और जो दूसरे लोग थे उनके बीच में मुठभेड़ चली। अगर आप देखें वो जंगल की तरफ, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ आपको दिखाएं कि वहीं से लगातार जो था वो जवान थे वो यहाँ भाग कर आए थे और उसके बाद उन्होंने इन्हीं जगहों की आड़ ली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आड़ लेने के बावजूद भी उनको अटैक किया गया और इन पूरे इलाकों के अंदर यहाँ पर मौजूद थे नक्सली, घरों के अंदर रिहायशी लोगों के तौर पर बना के बैठे हुए थे। और इसी के बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़े और जब यहाँ पर शेल्टर लेने आए तो यहाँ पर भी उनको अटैक किया गया। यानी वो पहाड़ी अगर आप देख पा रहे हो, हालांकि घना जंगल है, मेरे कैमरा पर्सन आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे, लेकिन इन पेड़ों के पीछे ठीक उस तरफ को जो है वो सुकमा और बीजापुर का जो पहाड़ी है जो दोनों को अलग करती है वो इलाका था। और यहीं से फिर आगे जवान बढ़े और यहाँ पर जब शेल्टर इस गाँव में, ये जेरम गाँव में, इसी के अंदर यहाँ मुठभेड़ चली काफ़ी 4 घंटे के करीब, यहाँ 3 तारीख को मुठभेड़ चली और यहीं पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। लेकिन अभी अगर आप देखें पूरे गांव में वीराना है, कोई आपको दूर दूर तक नहीं नज़र आएगा।
हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ज़्यादातर गांव वाले जो हैं वो यहाँ नहीं थे, वो यहाँ से पहले ही जा चुके थे और यही वजह थी कि जो ट्रैप था उसमें यहाँ जो जवान पहुँचे वो ट्रैप हो गए, वो फंस गए और इसको वजह से उनको निकलने का मौका नहीं मिला। बताते हैं कि इन्हीं जीरम और टेकलगुड़ा गांव में नक्सलियों की बटालियन 1 का कमांडर माडवी हिडमा अपने साथियों के साथ कई बार दिखाई दिया था। उसके यहां मौजूद होने की जानकारी के बाद ही भारी संख्या में ज्वाइंट फोर्स के जवान यहां भेजे गए थे। शनिवार दोपहर 10-11 बजे जब सर्च टीम लौट रही थी तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। जवान जब तक कुछ समझ पाते तब तक पहाड़ियों की ओर से भी गोलियां आने लगी। अपने घायल साथियों को लेकर कुछ जवान पास के गांव में पहुंचे तो वे यहां भारी धोखे के शिकार हो गए, क्योंकि माओवादियों ने आसपास के कई गांवों को पहले ही खाली करा लिया था और इन झोपड़ियों में गांव वालों की जगह नक्सली मौजूद थे। जैसे ही सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे, नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया। यह हमला अत्याधुनिक हथियारों से किया गया। हमारे जहन में 23 जवानों की शहादत बार बार कौंध रही है। हम किसी भी सूरत में जानना चाहते थे कि आखिर वे कहां रहते हैं जो रह रहकर देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर घात लगाते हैं, खून बहाते हैं। लेकिन वहां तो कुछ भी बाकी नहीं था, पूरे गांव में सन्नाटा था। अगर आप देख रहे हो कि गांव के कुछ घर इसी तरीके से बंद पड़े हैं और अभी भी यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। अगर आप देखें अभी यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो यहाँ से जा चुके हैं। खाली आपको नज़र आएगा सिर्फ यहाँ पर जो उनके जीव जंतु है या फिर जो उनके पक्षी है वो यहाँ पर नज़र आएंगे, गाय उनके या फिर दूसरे जो उनके पालतू जानवर है वही आपको नज़र आएंगे। अगर आप देखें यहाँ पर भी तो आपको इसी तरीके का मंजर नजर आएगा। पूरे गाँव में सिर्फ आपको यहाँ पर या तो जानवर नज़र आएंगे या फिर 1-2 महिलाएँ यहाँ पर ज़रूर नज़र आई हैं, लेकिन ज़्यादातर गाँव इसी तरीके का खाली है। हम अंदर के इलाकों तक थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ महिलाएं और बच्चे गांव में जरूर दिखे, लेकिन कोई पुरुष कहीं नजर नहीं आया। सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन के खौफ में जो ग्रामीण नक्सलियों के दबाव में गांव से चले गए थे वो अब तक नहीं लौटे। हम पूरे दिन के सफर के बाद तर्रेम लौट आए। करीबन 14 से 15 घंटे के सफ़र के बाद हम दोबारा से उन इलाकों में आए हैं जो मेन इलाकों से कनेक्ट होते हैं। मैं इस समय दोबारा से तेरम के उसी जगह से हूं जहां से हमारी यात्रा का दुर्गम इलाका या फिर कह सकते हैं कि कठिनाइयां सबसे ज़्यादा शुरू हुई थी। हम यहां से आगे सीआरपीएफ के कैंप से निकले थे, 168 कैंप से, और उसके बाद तेरम पड़ता है करीबन 12 से 14 किलोमीटर और यहीं से मुश्किल शुरू थी। ये आखिरी अगर आप कैंप देख रहे हो एसटीएफ का या फिर आप डीआरजी का, ये मेन कैंप है। इसके बाद यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। यहीं से आगे साजा सोमान या फिर आप कह सकते हैं कि आखिरी कैंप है जो अभी भी निर्मित है या फिर इस पर काम चल रहा है। लेकिन ये इलाका भी इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि रात को यहाँ पर मूवमेंट करना एडवाइजेबल नहीं होता, मना किया जाता है। अब इस इलाके से हम बाहर आए हैं, लेकिन हम आपको ये इसलिए समझा रहे हैं कि आखिरकार आप ये समझिए कि अब जब 3 तारीख को ये ऑपरेशन हुआ उसके पहले या उस समय या उसके बाद क्या कुछ कठिनाइयां आई होंगी हमारे जवानों के सामने कि उन्होंने इन दूरगामी इलाकों में ना सिर्फ पैदल चलकर बाइक की मदद से ऑपरेशंस को अंजाम दिया, बल्कि जब कैजुअलिटीज हुई, जब इवैक्यूएशन हुआ, वो भी कितना ज्यादा कठिन था। जवानों के खून से सनी जमीन की हर एक हकीकत को समझने के बाद वापसी जरूरी थी, क्योंकि अंधेरा घिरने लगा था। लेकिन नाउम्मीदी के इस अंधेरे से भी हमने लाल आतंक को जल्द ही मिटा देने की मजबूत उम्मीदों को देखा। ये उम्मीद जवानों के हौसले में दिखी, ये उम्मीद गृह मंत्री के देश को दिए भरोसे में दिखी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।